हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने देखा प्रीवियस क्लास में, ये फीचर देखा था हम लोगों ने कंजर्वेटिव फोर्सेस का फीचर। कंजर्वेटिव फोर्सेस के फीचर के बारे में देखा था कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होता है। यही चीज वर्क डन बाय एजेंट भी होता है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन ए क्लोज लूप हमेशा जीरो होता है ना। अगर किसी सिस्टम में केवल कंजर्वेटिव फोर्स ही वर्क डन कर रहा हो तो उस सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। ये सब कुछ सैलिएंट फीचर्स थे कंजर्वेटिव फोर्स और उसके वर्क डन के, और ये फीचर्स मैंने रिवीजन के तौर पे आपको लिखवाया था, ये उम्मीद करते हुए कि आप 11th में पढ़े होंगे। नहीं भी पढ़े तो टेंशन मत लीजिएगा, यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चंस करते 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 ये पूरी ग्रिप में मैं पकड़वा दूंगा आपको, आप इसकी टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि जब जूम सेशन होगा उसमें भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा और क्लियर होगा, है ना। तो अभी आप तत्काल इन बातों को समझने की कोशिश करें। एक सिंपल सा क्वेश्चन भी हम लोगों ने अभी किया था। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ही हर जगह नहीं लगाते हैं, ये बात भी हम लोगों ने की थी प्रीवियस क्लास में, है ना। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन है ना। अब देखिए, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन पे हमारी बात अब स्टार्ट होगी। एक क्वेश्चन से हम लोग क्लियर करते हैं। सपोज एक क्वेश्चन है, मैं शॉर्ट नहीं दे रहा हूं। मान लो एक चार्ज है प्लस क्यू, Q1, मास है M1, R1 डिस्टेंस पे एक दूसरा चार्ज प्लस Q2 मास M2 रखा हुआ है। ये फिक्स चार्ज है, ये क्या है, फिक्स चार्ज है, फिक्स्ड है। ये इनिशियली रेस्ट में है, ये इनिशियली रेस्ट में है। Q2 जो है वो इनिशियली रेस्ट में है। इफ Q2 is released from rest, then what is the speed of Q2 when the distance between the charges is 2r? मतलब what is the speed of Q2? What is speed of Q2 plus Q2 when separation is 2r? मतलब दोनों के बीच 2r का सेपरेशन हो गया है कि नहीं। तो चलो देखते हैं कि जब 2r का सेपरेशन हो जाएगा तो क्या स्पीड हो जाएगी। लेट अस चेक। तो सबसे पहली बात, जैसे ये तो चलो भैया फिक्स है, Q1 जो है वो फिक्स है। आप Q2 पे गौर करो। Q2 जब एक सिचुएशन पे यहां पे है, ये कॉन्फ़िगरेशन है हमारे दोनों चार्ज का, है ना। इस कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास एक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। मान लो इस कॉन्फ़िगरेशन को मैं कॉन्फ़िगरेशन 1, और एक चीज और देखिए कि जैसे ही आप यहां से रिलीज करेंगे, ये प्लस Q1 इस प्लस Q2 को क्या करेगा, रिपेल करेगा, है ना। दोनों चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, दोनों में रिपल्सन होगा। जब ये रिपेल करेगा, Q2 भी Q1 को रिपेल करेगा, लेकिन Q1 के चलने की यहाँ पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि Q1 के बारे में बोला गया है वो फिक्स्ड है। तो चलेगा कौन, Q2 ही चलेगा। Q2 मूव करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि Q1 Q2 को करते करते मूव, ये कहां पहुंच जाएगा, तो यहां कहीं Q2 पहुंच जाएगा। और जब ये पहुंचेगा यहां, तो इसके पास एक स्पीड भी आ गई होगी v, इसके पास एक स्पीड भी आ गई होगी v। अब इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन हो गया है 2r, और इसी इंस्टेंट पे ये वाली v पूछी गई है, इसी इंस्टेंट पे ये वाली v पूछी गई है। तो मान लो हमारे पास इनिशियल सिस्टम कैसा है, तो इनिशियल सिस्टम Q1 और Q2 चार्ज, दोनों के बीच में सेपरेशन r, और किसी के पास कोई स्पीड नहीं। मान लो इसको मैं कह रहा हूं, इस सिचुएशन में इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी U1 है ना, और इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी K1 है। ये हमारा इनिशियल सिचुएशन है, जब दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, r। अच्छा, थोड़ी देर बाद हमारा सिचुएशन क्या हो गया है, तो अब हमारा ये सिस्टम है, समझ रहा है मेरी बात। तो अब नाउ आवर सिस्टम इज दिस, आप भूल जाना इस वाले सिस्टम को।
अब हमारे सिस्टम में फिर से दो चार्ज है, क्योंकि सिस्टम तो वही है जिसमें Q1 फिक्स है जो पहले भी था। Q2 अब मूव कर रहा है, यानी Q2 में एक काइनेटिक एनर्जी आ गई है, क्योंकि इसके पास स्पीड भी है और दोनों के बीच एक अपना सेपरेशन है, यानी इस सिनेरियो में भी एक पोटेंशियल एनर्जी है U2 और एक सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी है K2। ठीक, तो इनिशियल U1 प्लस K1 इज इक्वल टू फाइनल U2 प्लस K2 होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि सर आपने बिना कुछ वेरीफाई किए क्यों लिख दिया मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, है ना, मैंने सीधे लिख दिया ना मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, तो जवाब है नहीं, मैंने सीधे नहीं लिखा है। अब देखो मैं समझा रहा हूं यहां मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व क्यों रहेगा। तो हमने बात की थी प्रीवियस क्लास में कि किसी सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व तभी रहती है जब उस सिस्टम पे वर्क डन करने वाला फोर्स केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स हो, केवल और केवल क्या हो, कंजर्वेटिव फोर्स हो। अब देखिए जब ये Q2 मूव करेगा, जब आप Q2 को छोड़ोगे तो डिस्प्लेसमेंट किस में हो रहा है, Q2 में हो रहा है। Q2 पे कौन सा फोर्स लग रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है, तो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो कंजर्वेटिव फोर्स ही तो वर्क डन किया। यहां कहीं फ्रिक्शन है, नहीं है। यहां कोई और टेंशन लग रहा है, नहीं। अच्छा Q1 जहां फिक्स होगा वहां भी कोई फोर्स लग रहा होगा, जैसे आपके दिमाग में, खासकर IIT एस्पिरेंट्स, आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर Q1 जहां फिक्स है वहां भी तो फोर्सेस लग रहे होंगे, सही बातें लग रहे होंगे। जैसे मान लो यहाँ दीवार था, दीवार में ये फिक्स है, ये इसको रिपेल कर रहा है लेकिन दीवार इसे जाने नहीं दे रहा है। अब दीवार एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा वॉल, तो वो क्या वो नॉर्मल रिएक्शन वर्क डन कर रहा है, तो जवाब है नहीं, क्योंकि वो नॉर्मल किस पे लग रहा है, Q1 पे लग रहा है। Q1 तो डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा है, तो Q1 के डिस्प्लेसमेंट नहीं होने की वजह से Q1 पे लगने वाला कोई भी फोर्स वर्क डन नहीं कर रहा है ना। यानी मैं कह सकता हूं कि वर्क डन केवल और केवल Q2 पे यहां हो रहा है, वर्क डन केवल किस पे हो रहा है, Q2 पे हो रहा है। और किस वजह से हो रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से हो रहा है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है, तो कंजर्वेटिव फोर्स है। इसीलिए इस सिस्टम में वर्क डन करने वाला फोर्स केवल और केवल क्या है, कंजर्वेटिव है। दैट्स व्हाई वी कैन अप्लाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, दैट्स व्हाई वी कैन अप्लाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो जब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं U1 प्लस K1 इज इक्वल टू U2 प्लस K2। U1 प्लस K1 इज इक्वल टू U2 प्लस K2 कैसे लिखेंगे, तो U1 सबसे पहले इस कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो वो है K Q1 Q2 बाई दोनों के बीच का सेपरेशन R, है ना। प्लस ये प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि दो पॉइंट चार्ज अगर R डिस्टेंस पे हो तो पोटेंशियल एनर्जी ऐसे निकालते हैं। प्लस K1 कितना है, तो काइनेटिक एनर्जी इसमें कितनी है, तो ये तो फिक्स है, इसमें नहीं है, जीरो है। और ये भी अभी क्या है, इनिशियली रेस्ट में था, यानी इसमें भी जीरो है, यानी प्लस जीरो इज इक्वल टू U2। U2 कितनी हो जाएगी जरा देखिए, तो जब दोनों के बीच का सेपरेशन 2R हो जाएगा तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 बाई 2R, ये इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी, प्लस K2 का मतलब अब काइनेटिक एनर्जी दोनों में देखो किसमें किसमें काइनेटिक एनर्जी है, तो ये तो अभी भी फिक्स है, इसमें भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, इसमें काइनेटिक एनर्जी है Q2 में, कितनी है, तो हाफ M2 V²। और यही भी हम लोगों को निकालना है, यही भी हम लोगों को निकालना है। तो देखिए हम लिख सकते हैं K Q1 Q2 बाई R माइनस K Q1 Q2 बाई 2R इज इक्वल टू हाफ M2 V², हाफ M2 V², ठीक है ना। उसी तरीके से यहां अगर मैं 2R LCM ले लूं तो यहां बचेगा 2K Q1 Q2 माइनस K Q1 Q2 दैट इज K Q1 Q2 बाई 2R इज इक्वल टू हाफ M2 V²। 2 कैंसिल, M2 नीचे, यहां से V² आ जाएगा K Q1 Q2 बाई M2R, M2R है कि नहीं, तो V इज इक्वल टू आ जाएगा रूट ओवर K Q1 Q2 बाई M2R। You can write it speed is under root K Q1 Q2 by M2R। क्लियर, तो सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन से हमारा ये काम बन जाएगा, है कि नहीं। ये एक क्वेश्चन था। दूसरा यहां पे एक चीज और पूछी जा सकती थी कि जब ये Q2, व्हाट इज द स्पीड ऑफ Q2 व्हेन इट इज फार अवे फ्रॉम Q1, है ना। व्हाट इज द स्पीड ऑफ Q2 व्हेन सेपरेशन इज 2R एंड व्हेन इट इज फार अवे, इट इज फार अवे, फार अवे का मतलब क्या हुआ, फ्रॉम Q1, मतलब प्लस Q1 से Q2 की दूरी, फार अवे का मतलब होता है कि दोनों के बीच का सेपरेशन क्या हो गया है, अब
इन्फिनिटी हो गया है, दोनों के बीच का सेपरेशन क्या हो गया है, इन्फिनिटी हो गया है। तो उस केस में क्या लिखते हैं, उस केस में फिर से हम u1 प्लस k1 इज इक्वल टू u2 प्लस k2 लिखते हैं, यानी हम लोग लिखते हैं u1 प्लस k1 बराबर u इन्फिनिटी प्लस k इन्फिनिटी लिखते हैं। u इन्फिनिटी क्या हो जाता, तो जब आप बहुत दूर चले जाएंगे तो दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, है ना। तो उस केस में k q1 q2 by r प्लस जीरो इज इक्वल टू, ये टर्म तो जीरो हो जाता क्योंकि 2r ना लिख के इन्फिनिटी लिखते दोनों के बीच का सेपरेशन, और यहाँ पे केवल क्या बचता, तो हाफ m2 v², तो यहाँ से v क्या आ जाता, तो ये 2 भी नीचे आता, 2 ऊपर चला जाता और m2 नीचे आएगा, यानी उस केस में स्पीड v फार अवे क्या हो जाता, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ आंसर, v फार अवे क्या हो जाता, तो v फार अवे हो जाता, ये 2 ऊपर जाता m2 नीचे आता, यानी ये आ जाता 2k q1 q2 बाई m2r और अंडर रूट हो जाता। मतलब 2r डिस्टेंस पे जो स्पीड है ना, 2r डिस्टेंस पे जो स्पीड थी उसका रूट 2 टाइम फार अवे पे स्पीड हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अगर 2r डिस्टेंस पे द स्पीड इज kv या v, देन व्हाट इज द स्पीड एट व्हेन इट इज फार अवे। तो देखिए यहाँ अंडर रूट 2k q1 q2 बाई m2r आया, और ये आया था अंडर रूट k q1 q2 बाई m2r आया, ये 2r डिस्टेंस पे स्पीड था और ये इन्फिनिटी पे स्पीड है ना, ध्यान रखेंगे इस बात का। ऑलराइट, एनर्जी कंजर्वेशन पे एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, है ना। एनर्जी कंजर्वेशन पे एक और क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन मैं बोल देता हूं पहले। तो क्वेश्चन इज 2 चार्जेस प्लस q and माइनस q and masses m are moving in a circle of radius r due to mutual electrostatic attraction. Then what is the kinetic energy of the system, kinetic energy of the single mass, total energy of the system, potential energy of the system, etc. Their speed is v. Their speed is v. मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है जिसमें मैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपको करा रहा हूँ, बिकॉज ऐसा सिचुएशन हम लोग देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में, जब 12th पढ़ेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं बोलो, एटम बोलो, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो बोल देते हैं तो वो केमिस्ट्री की चीज हो जाती है। हम लोगों को फिजिक्स में एटम चैप्टर पढ़ना है ना। ऑलराइट, तो क्वेश्चन आप समझ गए। हमारे पास दो चार्ज है, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू है, दोनों म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से एक सर्किल में मूव कर रहे हैं, एक सर्किल में मूव कर रहे हैं जिसका रेडियस आर है, जिसका रेडियस क्या है, आर। तो स्पीड दोनों की v है, और अब हम लोगों को दोनों की काइनेटिक एनर्जी, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी और सिस्टम की टोटल एनर्जी निकालनी है, ठीक है ना। मतलब अगर मैं फिगर बनाऊं तो मान लो यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज है, दोनों के बीच कुछ सेपरेशन होगा, और ये दोनों इस सर्किल में मूव कर रहे हैं। इन दोनों का मास m है, मास के मामले में ये दोनों आइडेंटिकल है, m m है, और ये दोनों कितने रेडियस में घूम रहे हैं, तो r रेडियस में घूम रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि दोनों के बीच का सेपरेशन किसी भी इंस्टेंट में, मान लो ये q2 ऐसे घूम रहा है और q1 ऐसे घूम रहा है, तो कुछ देर के बाद अगर प्लस q यहाँ होगा तो माइनस q को यहाँ होना पड़ेगा, ताकि अभी भी दोनों के बीच का सेपरेशन कितना रहे, 2r रहे। यानी किसी भी इंस्टेंट पे जब ये एक ही पर्टिकुलर सर्किल पे मूव कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन कभी भी कितना होना चाहिए, तो कभी भी 2r होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में लिख रखा है कि ये r रेडियस के सर्किल में, r रेडियस के सर्किल में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ऑलराइट, यानी ये r है, ये सेंटर O होगा, ये भी r है, यानी दोनों के बीच का सेपरेशन r है। मान लो इसकी स्पीड v होगी तो इसकी भी स्पीड v है, इसकी स्पीड क्या है, v है। और दोनों का सेंस अपोजिट ही होना होगा, क्योंकि सेम सेंस में कभी नहीं करेंगे, क्योंकि सेम सेंस में करने से दोनों के बीच में सेपरेशन मेंटेन नहीं रहेगा। मान लो ये ऐसे अपोजिट सेंस में मूव करने से दोनों के बीच का सेपरेशन मेंटेन नहीं रहेगा। अगर ये जैसे प्लस क्यू की वेलोसिटी इधर की तरफ हो तो माइनस क्यू की ऐसे होनी चाहिए, ताकि हमेशा 2r का डिस्टेंस क्या रहे, मेंटेन रहे। चलिए, एक बात हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, है ना। कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में कब आता है, तो जब उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाता है। क्योंकि सर्किल में, दुनिया के किसी भी सर्किल में, मैं चाहे आप चाहे कोई भी ब्लॉक,
वही नहीं चलता है, उसको कोई ना कोई फोर्स मिलना चाहिए जो उस जगह पे, उस सिचुएशन पे रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है ना दे दे, है ना। का मतलब यहां सबसे पहले हमें देखना होगा कि यहां हमें सेंट्रीपिटल कहां से मिलेगा। मैं ये भी सर्किल में मूव कर रहा है, ये भी सर्किल में मूव कर रहा है, दोनों का रेडियस आर है ना। इनको सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलेगा, यानी कोई ना कोई फोर्स लगना पड़ेगा बॉडीज पे, दोनों पे, है ना। और वही फोर्स सेंट्रीपिटल का फॉर्म ले लेगा, सेंट्रीपिटल का रूप धारण कर लेगा, है ना, सेंट्रीपिटल की तरह बिहेव करने लगेगा। तो भैया यहाँ दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, तो क्वेश्चन में दे रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही इन पे लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब जरा सा देखिए, दोनों के बीच ये जो फोर्स लग रहा होगा अट्रैक्शन का क्यों लग रहा होगा, क्योंकि एक प्लस क्यू है दूसरा माइनस क्यू है, वो कितना लग रहा होगा, तो सबसे पहला इक्वेशन लिखेंगे के Q1 Q2 दैट इज क्यू स्क्वायर बाई दोनों के बीच का सेपरेशन के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, आर कितना है 2r का होल स्क्वायर दैट इज 4r स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू किसी एक पे सेंट्रीपिटल के बराबर होना चाहिए, आप ये लो चाहे ये लो, है ना। मैं यही ले लेता हूं, इसका मास m है, तो m v स्क्वायर बाई रेडियस, एम वी स्क्वायर बाई आर होता है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स को किससे इक्वेट करते हैं, मास इनटू स्पीड का स्क्वायर बाई रेडियस, रेडियस कितना है आर, रेडियस कितना है आर, ठीक है। ओके, एम वी स्क्वायर बाई आर हो गया, यहां से आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो एम वी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, तो एम वी स्क्वायर हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई 4r के बराबर, के क्यू स्क्वायर बाई 4r के बराबर, दिस इज द एम वी स्क्वायर, ऑलराइट। अच्छा, यहां अगर हम बात करें कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, ये तो पहला इक्वेशन आ गया, मान लो इसको इक्वेशन 1 कर देता हूं, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम का मतलब क्या हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम का मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लस क्यू प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ माइनस क्यू, दोनों में काइनेटिक एनर्जी होगी ना, क्योंकि दोनों ही सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं। अच्छा, दोनों की काइनेटिक एनर्जी यहाँ सेम ही होंगे, रीजन दोनों का मास सेम, दोनों की स्पीड से, दोनों का मास सेम, दोनों की स्पीड से, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लस क्यू कितना हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ माइनस क्यू क्या हो जाएगा सेम हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर क्या हो जाएगा एम वी स्क्वायर, और एम वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई 4r जो आ चुका है, यानी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी के क्यू स्क्वायर बाई 4r हो जाएगी। अगर किसी एक की काइनेटिक एनर्जी पूछती तो वो हो जाता है के क्यू स्क्वायर बाई 8r, क्योंकि हाफ लगा हुआ है किसी एक की काइनेटिक एनर्जी, ऑलराइट। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगी यहाँ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, अब सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा, हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो पॉइंट चार्ज है दोनों, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है 2r है किसी भी इंस्टेंट पे, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा k q1 q2 दैट इज q into माइनस q, q into माइनस q, भाई दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है r 2r दैट इज माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 2r, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 2r, यानी पोटेंशियल एनर्जी दोनों की क्या है नेगेटिव है, काइनेटिक एनर्जी दोनों की क्या है पॉजिटिव, काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा ही पॉजिटिव होगी, किसी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी या तो जीरो होगी नहीं तो पॉजिटिव होगी, वो नेगेटिव होने का गुंजाइश नहीं है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो, है ना। अच्छा, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगी, अगर मेरे से कोई कहे कि टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होगा, तो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होगा, तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम आ चुका है दैट इज के क्यू स्क्वायर बाई 4r प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 2r, 4r और 2r का एलसीएम 4r, के क्यू स्क्वायर और 2 इंटू माइनस के क्यू माइनस 2 के क्यू स्क्वायर, ये कितना आ गया माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 4r। जरा देखिए सिस्टम की टोटल एनर्जी भी क्या आ गई नेगेटिव आ गई, सिस्टम की टोटल एनर्जी भी क्या आ गई नेगेटिव आ गई। टोटल एनर्जी कैसे निकाला, तो सिस्टम की काइनेटिक प्लस सिस्टम का पोटेंशियल, सिस्टम की काइनेटिक प्लस सिस्टम का पोटेंशियल, सो टोटल एनर्जी इज नेगेटिव माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 4r। अच्छा, एक चीज आप देखिएगा, टोटल एनर्जी जो है वो नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, क्योंकि टोटल एनर्जी आया माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 4r, टोटल एनर्जी आया माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 4r, और काइनेटिक एनर्जी था के क्यू स्क्वायर बाई 4r, काइनेटिक एनर्जी कितना था के क्यू स्क्वायर बाई 4r, यानी मैं कह सकता हूं टोटल एनर्जी इज माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कह सकता हूं, मतलब इस सिस्टम के लिए मैं कह सकता हूं कि इस सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, सच में, क्योंकि
टोटल एनर्जी माइनस kq²/4 आ रहा है और काइनेटिक एनर्जी kq²/4 आ रहा है। या मैं इसी सिस्टम के लिए ये भी कह सकता हूं कि टोटल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इस माइनस को LHS में लाऊंगा तो T प्लस के दैट इज इक्वल टू 0। यानी यहां पे इस सिस्टम के लिए एक बात बोली जा सकती है, क्या? तो T प्लस के टोटल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दैट्स 0, है कि नहीं? अच्छा, एक चीज और, अगर मैं बात करूं, अगर बाई 2 कर दूं, माइनस kq²/2 ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी को आधा कर दूं यानी इंटू 1/2 कर दूं तो क्या आ जाएगा? टोटल एनर्जी आ जाएगा। यानी मैं लिख सकता हूं, एक तो ये बात सही है, ये के स्टेटमेंट इस सिस्टम के लिए ट्रू है, एक और स्टेटमेंट ट्रू है, क्या? तो इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो टोटल एनर्जी की दोगुनी है, क्योंकि टोटल एनर्जी में 2 से मल्टीप्लाई अगर कर देते हो तो 2 से 2 टाइम कैंसिल, माइनस kq²/2r एंड दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। यानी पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, ये भी बोला जा सकता है। पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। या इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी दैट इज इक्वल टू 0, ये भी बात सही है। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन से रिलेटेड 4 ऑप्शन में ये सब स्टेटमेंट्स दे देंगे, पूछेगा कि कौन सही है। जैसे दे देगा T माइनस के इज इक्वल टू 0, T प्लस के इज इक्वल टू 0, T प्लस 2 के इज इक्वल टू 0, T प्लस 3 के इज इक्वल टू 0, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? T प्लस के इज इक्वल टू 0, ठीक है ना? तो ध्यान देंगे, ऐसे ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है ना? ओके, दूसरी चीज, एक बात और यहां देखिए, जब कभी भी, ये बात मैं आपके दिमाग में डाल देना चाहता हूं कि जब कभी भी किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी, जब कभी भी किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी निगेटिव होती है, टोटल एनर्जी निगेटिव होती है, तो इस सिस्टम को बाउंडेड सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिस्टम को बाउंडेड सिस्टम कहा जाता है कि यानी व्हेनेवर व्हेन T इज नेगेटिव, है ना? एक पॉइंट मैं लिख देता हूं, व्हेन टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज नेगेटिव यानी लेस देन 0, सिस्टम इज बाउंडेड, सिस्टम इज बाउंडेड। और हर बाउंडेड सिस्टम का, सिस्टम इज बाउंडेड, और हर बाउंडेड सिस्टम का अपना एक बाइंडिंग एनर्जी होता है, अपना एक बाइंडिंग एनर्जी होता है ना? अब कहेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, तो ये बहुत डिटेल में पढ़ना है बुक 2 में, है ना? जब हम लोग न्यूक्लियस चैप्टर पढ़ेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ेंगे, है ना? न्यूक्लियस में आएगा एक रेडियो एक्टिविटी के पहले बाइंडिंग एनर्जी, लेकिन मैं थोड़ा सा बता ही देता हूं, अभी दिमाग में रखना। अगर किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी निगेटिव है तो बाइंडिंग एनर्जी उतना ही पॉजिटिव हो जाएगा मैथमेटिकली, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसके आ जाने से हमारी टोटल एनर्जी 0 हो जाए। तो मान लो जैसे मैं एक सिस्टम हूं, मैं, ये पूरा बॉडी मेरा एक सिस्टम है, इस सिस्टम की एनर्जी निगेटिव है ना? जैसे मान लो मेरी पूरी एनर्जी -5 जूल है, तो मुझे अब कितनी एनर्जी बाहर से मिल जाए कि मेरी टोटल एनर्जी 0 हो जाए? तो 5 जूल, क्योंकि 5 प्लस -5 विल बी 0। यानी जितनी टोटल एनर्जी नेगेटिव है उसी का पॉजिटिव वैल्यू बाइंडिंग एनर्जी होता है, बिकॉज बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक द टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम 0।